नमस्ते दोस्तों, मेंटल हेल्थ मैटर्स के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयल अहमदाबाद से। और आज हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप जी। नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते सर। मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार, ठीक है। आपकी एज क्या बताई आपने? 56। 56, 56। 56। 56 ईयर्स। और आप रांची से बोल रहे हैं? जी। जी, ठीक है। आपके घर में कौन कौन है बताइए दिलीप जी। मेरे घर में मेरी बेटी है, वारिस है, और मैं हूँ। बेटा बाहर रहता है। अच्छा, कहाँ पे? बाहर? बाहर विदेश में रहता है। अच्छा अच्छा। और कितने साल का है बेटा और बेटी आपके? मेरे बेटा 28 साल का है 28 साल का। और बेटी 25 साल की है। 25 साल की है, ठीक है। और आपके मिसेस हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ में। अच्छा। तो आप वर्किंग हैं दिलीप जी? जी, मैं वर्किंग हूँ। अच्छा अच्छा। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप क्या काम करते हैं? मैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब में सेक्रेटेरिएट में हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सो दिलीप जी, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जो भी परेशानी आपको हो रही है पहले या अभी, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे और उसके ज़रिए हम पता करेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ है आपको अभी तक, शायद आपने अगर ट्रीटमेंट लिया है तो। और अगर नहीं तो हम क्या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं और आगे किस तरह से हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि मेंटल हेल्थ को लेके आपके क्या कंसर्न है, आपकी क्या तकलीफ़ें रही हैं अभी, और आपने क्यों ऐसे समझा कि आपको मुझसे बात करनी है या साइकियाट्रिस्ट से बात करना ज़रूरी है? बताइए। देखिए सर, मेंटल हेल्थ के लेके मैं ये कहूँगा कि मेंटल हेल्थ जब एक बार गड़बड़ हो जाता है जी। तो उसको मेडिसिन के थ्रू ही ठीक रखा जा सकता है। अच्छा। पूरा क्योर तो नहीं होता है, लेकिन मेडिसिन के थ्रू उसको, उसके सिम्टम्स को रिलीफ में रखा जा सकता है। अच्छा। बिना मेडिसिन के रिलीफ में रख पाना और ये एक नॉर्मल लाइफ जी पाना जी बहुत मुश्किल है। जी 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 जी। शायद आपके कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं हाँ, ये जब बात। जब बहुत जब बहुत पहले हमारा पेट दर्द स्टार्ट हुआ था। अच्छा वो अपर एब्डोमेन में भी जब बहुत पेन होता था, अच्छा। तो मैं उसे पेप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल अल्सर या गैस्ट्रिक कहकर इलाज करा रहा था, लेकिन मैं 6 महीने बाद भी सफलता नहीं मिली हमको। ये कब की लेकिन बात है ये? ये बहुत पहले की बात है, फिर करीब भी 28 अंदाजन? साल पहले अच्छा 28 साल कब? पहले की बात है। अच्छा, 28 साल जब पहले मैं की बात है। हम्म, ओके। तो उन दिनों मेरा ट्रीटमेंट चलता था, तो मैं लैंसप्राजोल, ओमेप्राजोल वगैरह सब बहुत खा रहा था, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था। अच्छा, तो लेकिन जब मेनली आपको पेट दर्द से चीज़ें शुरू हुई, करेक्ट? हाँ, पेट दर्द और से शुरू हुआ। आपने डायरेक्टली शायद साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाया होगा उसमें। नहीं नहीं, डायरेक्टली साइकेट्रिक्स को नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा। फिर मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, जी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया कि ये जो गैस्ट्रिक पेन है, जी। ये एंजाइटी पेन है, ना कि अल्सर पेन या किसी टाइप का पेन है। अच्छा। उन्होंने मुझे एक दवा दी है, इक्विरिक्स, जिसमें क्लोराजेपोक्साइड और क्लिनिडियम ब्रोमाइड था। ओके। उसको खाते ही मेरा पेट दर्द बहुत ठीक हो गया। तो ये जो दवाई थी आपकी, आपके गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने आपको सजेस्ट कराया कि ना कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने दिया साइकियाट्रिस्ट में? था, ना कि साइकेट्रिक्स ने। अच्छा, आप फिर से एक बार नाम बताएंगे कौन सी दवाई दी थी उन्होंने आपको? इक्विरिक्स या ओ, लिब्रेक्स, लिब्रेक्स कहते हैं लिबटेक्स, उसको, ठीक है। लिब्रेक्स। ठीक है। उसका तो कंटेंट उसको पता है आपको? क्लोडाइजेपोक्साइन शायद किसी को नहीं पता है तो। और क्लिनिडियम ब्रोमाइड, जी दो दवा है उसमें, क्लोडाजेपोक्साइड और जी। क्लिनिडियम ब्रोमाइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको खाते ही मैं 2 घंटे बाद ठीक हो गया। मतलब पहले ही डोज में उसको खाते हैं पहले ही ठीक हो तो गए? उससे मेरा दर्द कम हो गया। और ये और जो कितने टाइम आप परेशान रहे थे अपने पेट दर्द से? मैं 6 महीने परेशान रहा था। तो 6 महीने आप कंटिन्यूसली परेशान रहे, आपने डॉक्टर्स को दिखाया, आपने एंटासिड एसिडिटी की दवाइयाँ खाई, पेट दर्द की बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन ठीक सिर्फ नहीं। एक एंटी एंजाइटी पिल आपने ली और 6 घंटे में आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, तो मैं अपने बिल्कुल। व्यूअर्स से थोड़ा यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है आपसे बात करने में,
कि जो हमारा गट है और जो हमारा ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जो मूड को फ्रेश रखने वाला न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम सीरोटोनिन कहते हैं, जो डिप्रेशन और एंजाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सीरोटोनिन 90% तो हमारे गट में ही प्रोड्यूस होता है, 10% जितना ही ब्रेन में बनता है। तो अगर आपका गट प्रॉब्लमेटिक रहेगा, अगर आपका गट डिस्टर्ब रहेगा, तो आपको एंजाइटी डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसे केसेस में जब डिप्रेशन या एंजाइटी होता है तो स्टमक प्रॉब्लम बहुत आम है, बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टमक के डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, वो दवाइयाँ लिखते रहते हैं लेकिन ये ठीक नहीं होते। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पेट की तकलीफ अगर ठीक नहीं हो रही है आपके डॉक्टर से, आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। ठीक है, राइट। यस सर, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि उस जी। डॉक्टर ने मुझे ये दवा सिर्फ 15 दिन के लिए दिया था और अच्छा। बोला था कि ये दवा हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी। अच्छा। इसके लिए, इसके बदले में आप अगर लॉन्ग टर्म ठीक रखना चाहते हैं तो जी। मुझे उन्होंने प्रोथायडिन जी। प्रोथायडिन 50 mg करके दिया था अच्छा। नाइट में खाने के लिए। बोला कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म खाना चाहते हैं तो प्रोथायडिन 50 mg अगर आप खाते हैं जी। तो आप लॉन्ग टर्म रिलीफ रहेंगे। जी। तो जी। मैंने प्रोथायडिन 50 mg खाया तो मुझे लॉन्ग टर्म रिलीफ मिला। जी। और इतना ही नहीं, मेरा जो स्टमक का जो स्टूल वगैरह प्रॉब्लम्स होता था वो भी पूरी तरह से क्योर हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात आप बताइए कि आपके पेट दर्द की जब परेशानी हो रही थी, तब दूसरे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे थे कि नहीं? जैसे हाँ पेट जैसे, दर्द के रिलेटेड ही था? हाँ, हाँ बताइए उसके बारे में, क्या क्या इशू थे? टेक्निकली इशू हो रहे थे लेकिन मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। अच्छा। मुझे नर्वसनेस होता था, हर बार नर्वसनेस होता था और अच्छा। लगता था कि मैं नहीं बचूंगा, मैं लगता था कि नहीं बचूंगा। अच्छा। अच्छा, नहीं ये बचेंगे था, मतलब आपको मरने का डर लग रहा था कि कुछ हाँ मुझे यार मरने का गलत डर, डर है? अच्छा। हाँ मरने का डर लग रहा था। ओके ओके। नर्वसनेस था, फियर ऑफ डेथ था, और क्या क्या हो रहा था उस टाइम आपके साथ? स्टमक और प्रॉब्लम को इनको छोड़ मुझे के नींद साइकोलॉजिकल नींद इश्यूज बताइए। नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी, ठीक है। तो कितना घंटा सो पाते थे आप उस टाइम में? वही 1-2 घंटा सो पाते थे, फिर वही सिर्फ एक आपके दो फोन घंटा? में 1-2 घंटा सो पाते। और बाकी के टाइम में क्या करते रहते थे आप? पूरी रात जब नींद नहीं आती थी तो क्या करते थे आप उसमें? वो वही दर्द दर्द होते रहता था, डरता रहता तो सब बोल, यही महसूस होता था कि अल्सर है, ये बाद में कैंसर हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जी जी। अच्छा, तो कैंसर का डर था, मरने का डर था, नर्वसनेस थी, नींद नहीं आती थी, ये सब लेके आपके काम में या आपकी पर्सनल लाइफ में परेशानी हुई? और अगर हुई तो किस हद तक हुई? वही मैं किसी काम में फोकस नहीं कर पाता था ठीक से। अच्छा, फोकस और ना फिर कर पाने की वजह से आपके काम में परेशानियां होती थी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हाँ, डिस्टर्ब होती थी? हाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता था मेरे। और शहर में तो विजिट कर लेता था, आउट ऑफ स्टेशन जाने में डरने लगता था। अच्छा, और आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ उसका इम्पेक्ट पड़ा? पर्सनल लाइन में भी इम्पेक्ट पड़ा था, हाँ। जी, कैसे, क्या हो रहा था उस टाइम? वो सेक्सुअल वीकनेस आ रही थी उस समय। अच्छा, सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, ठीक है। और आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव है, नेचर है, वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं ऐसा तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन हर चीज़ और चीज़ ठीक था लगभग। मैं बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता था। मूड कैसा रहता था आपका उस टाइम? मूड तो कभी ठीक रहता था, कभी चिड़चिड़ा हो जाता था। अच्छा, ओके, ठीक है। भूख कैसी थी आपकी उस टाइम में? भूख तो वही भूख ही से तो दर्द होता था, भूख बहुत लगता था और पेट ऊपर अपर एब्डोमेन में दर्द लगता था। जी 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 जी, ठीक है। तो मोटा मोटी आपकी हिस्ट्री हम समझे तो शुरुआत हुई आपके पेट के दर्द के साथ। आपने काफ़ी टाइम तक उसको झेला लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि ये किस वजह से हो रहा है। आपने गैस्ट्रो को दिखाया, अब गैस्ट्रो वाले डॉक्टर समझ गए कि ये साइकोलॉजिकल इश्यू है, तो उन्होंने आपको एंटी एंजाइटी मेडिकेशन स्टार्ट करी, जिससे आपको इमीडिएटली रिलीफ मिला। उसके बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रोथियाडिन मेडिसिन स्टार्ट करी, जी। 50 mg। उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिला। और पेट के दर्द के साथ साथ आपको दूसरे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी थे, जैसे नर्वसनेस, फियर ऑफ डेथ, नींद नहीं आना, काम में फोकस नहीं लगना, अच्छे से काम नहीं कर पाना, कॉन्फिडेंस की कमी, मूड स्विंग्स होना। तो ये सब चीज़ें आपने उस टाइम में ऑब्जर्व करी, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही थी। अ, जी। फिर मुझे बताइए कि ये जो गैस्ट्रो ने आपको प्रोथियाडिन दिया,
पहले मैं आप दर्शकों को बता दूं कि जो प्रोथेडिन है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी दोनों तरीके से वर्क करती है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की ये दवाई है। इसके साथ साथ ये नींद लाने में भी हेल्प करती है। तो अगर किसी को एंजाइटी है तो भी हम ये दे सकते हैं, किसी को नींद की परेशानी है तो भी हम दे सकते हैं, किसी को डिप्रेशन है तो भी हम दे सकते हैं। ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है वो दवाइयाँ पहले के टाइम में आज से 30-40 साल पहले काफ़ी हद तक लिखी जाती थी और ज़्यादातर सभी डॉक्टर्स, सभी साइकियाट्रिस्ट ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे अपने पेशेंट में, चाहे वो डिप्रेशन हो या चाहे वो एंजाइटी हो। उसके बाद टीसीए के बाद जो नई दवाइयाँ आई, एसएसआरआई ग्रुप की मेडिसिन आई, उसके बाद एसएनआरआई ग्रुप की मेडिसिन आई। तो एक मिनट, तो उसकी वजह से क्या है कि ये दवाइयाँ ज़्यादा लिखना स्टार्ट हो गई बिकॉज जो पीसीए थी, जो ट्राइसाइक्लिक एंटी थे, उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल ज़्यादा थे, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ कह लो, मुंह सूखना, कब्ज रहना, पेशाब में जलन होना, वजन बढ़ना। तो ऐसी साइड इफेक्ट बहुत कॉमनली देखी जाती थी, जो एसएसआरआई और एसएनआरआई के बाद ये साइड इफेक्ट थोड़ी कम हो गई। तो ये चीज़ें हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे दिलीप जी, बताइए। तो अब मैं ये कह रहा था कि जब मैं ट्रीटमेंट कराया था उस समय सबसे लेटेस्ट एंटी एंजाइटी ड्रग और प्लस लो साइड इफेक्ट प्रोफाइल यही दवा था। जी बाद में 2006 में मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने इसको रिप्लेस करके स्टेलोपाम एसिटालोप्राम कर जी। शिफ्ट कर दिया जी। अच्छा, तो जो भी 2006 में, 6 में ओके, सो 2006 से आप एसिटालोप्राम पे शिफ्ट होते हैं। एसिटालोप्राम जी। ओके, क्या डोज पे? डोज भी कभी 5 mg रहा, कभी 10 mg रहा, लेकिन 10 mg में मेरा नींद कभी कभी गड़बड़ हो जाता था। अच्छा तो उस स्थिति में क्लोनाज़ेपाम लेना पड़ता था। अच्छा। लेकिन 5 mg में बहुत अच्छा डोज रहता था। जी जी। तो दिलीप जी बताइए कि 2006 से आपको प्रोथेडिन बंद करके एसिटालोप्राम पे स्विच किया गया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि सर हमारे रिलेटिव से एक अंकल थे जिनका हार्ट अटैक हो गया था जी। और सडन डेथ हो गया था। तो मैंने लिटरेचर में प्रोथेडिन का पढ़ा था कि इसमें हार्ट अटैक की संभावना रहती है लॉन्ग टर्म यूज से। अच्छा। तो मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जी आप एसिटालोप्राम यूज करिए। जी जी जी। वैसे तो जो भी दवाइयाँ होती है, जो एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो लेके आती हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ समझनी ज़रूरी है कि डेथ के रिलेटेड या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कोई साइड इफेक्ट इन दवाइयों के नहीं होते, डॉक्यूमेंटेड नहीं होते। हाँ, थोड़े बहुत मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं कि जहाँ किसी को थायराइड डिस्टर्बेंसेस, लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट या फिर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी बाद में लग सकती है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट फॉलो करते हो, अच्छे से रेगुलर मेडिकेशंस लेते हो, तो ये दवाएं लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। इस चीज़ का ऑडियंस ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एस्टेलोप्राम। जी सर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें तो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं दिखा किसी भी दवा का, दोनों जी जी जी, किसी बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एसिटालोप्राम से मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया था। जी 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 जी। और वो वेट गेन कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा वेट गेन जरूर जी हुआ था। ठीक। तो एसिटालोप्राम डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करी। मेरा सवाल यहाँ आपसे ये है कि आपने या उस डॉक्टर ने, गैस्ट्रो ने, कभी कंसिडर नहीं किया कि आपको प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए, मतलब साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वही इस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। नहीं, ये तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा और मैंने भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करता तो उन्होंने बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की दवा ऐड कर देते थे। जबकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कहा था कि विदाउट बेंजो आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका कॉग्निशंस वगैरह बहुत अच्छा रहेगा, जी आप कभी भी डल नहीं फील करेंगे और आपका ब्रेन लॉन्ग लास्टिंग अच्छा ही रहेगा जैसा पहले था। लेकिन क्लोनाजेपाम तो उन्होंने दिया था, जो बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की क्लोनाज़ेपाम मेडिसिन। उन्होंने दिया था। क्लोनाज़ेपाम तो ऐसे मैं समझता हूँ को सीएनएस डिप्रेसेंट भी है और उसकी वजह से सर्दी खांसी बुखार भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि अगर आप एसिटालोप्राम के साथ क्लोनाज़ेपाम लेते हैं तो वो हर्ज नहीं करेगा। वो जी अगर आप सिर्फ सिंगल डोज लेते हैं क्लोनाज़ेपाम जी तो जी। वो तो एंजाइटी दूर दूर करेगी, लेकिन ये दूर सीएनएस डिप्रेशन कर सकता है और इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। जी। तो क्लोनाजेपाम के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत ही बढ़िया एंटी एंजाइटी मेडिसिन है वो। ज़्यादातर पैनिक अटैक्स वाले पेशेंट को काफ़ी वो हेल्प करती यस है। यस यस। दूसरी चीज़ ये है कि हम ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेके कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले तो
डेली बेसिस पे रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता रेगुलर क्लोनाज़ेपम लीजिए। उसके बाद हम एसओएस पे स्विच कर देते हैं। एसओएस का मतलब होता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप पैनिक फील कर रहे हो, तो उस टाइम में हम क्लोनाज़ेपम लेने के लिए मरीज को रिकमेंड करते हैं। तो दिलीप जी, आप 5 मिलीग्राम आपने जैसे बताया कि एसिटालोप्राम 5 मिलीग्राम और क्लोनाज़ेपम पे आप 2006 पे स्विच हो गए। तो कितने टाइम तक ये दवाई आपने सेम मॉलिक्यूल कंटिन्यू रखा और उसका मैंने क्या रिजल्ट था? 2006 से 12 तक यूज किया, फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ओके। डिसकंटिन्यू करने के बाद मुझे सेम प्रॉब्लम से राइज हो गया। अच्छा। फिर मैंने 2013 में फिर स्टार्ट किया, फिर 2019 तक चला। 2019 में मुझसे फिर डिसकंटिन्यू हो गया। तो अच्छा। डिसकंटिन्यू होने के बाद फिर मैंने 2019 में फिर शुरू किया, हाँ। तो 2025 तक चला। लेकिन 2025 में जब डिसकंटिन्यू हो गया, हाँ। तो फिर मैंने उसको सेकंड हाफ ऑफ 2025 में स्टार्ट तो किया, लेकिन इस बार डोज मैंने मिस्टेक कर दिया। हुआ यूँ कि मैं पहले स्टार्ट करता था तो हाफ डोज से स्टार्ट करता था, जी। और आफ्टर 6 डे मैं या 7 डे या 8 डे मैं डोज हाई करता था, तो जो उसका पहला साइड इफेक्ट था वो कट जाता था। जी। डोज इंक्रीज होने के बाद वर्किंग कंडीशन कट जाता था। जी। लेकिन इस बार मुझसे मिस्टेक हो गया कि मैंने 10 mg ही स्टार्ट कर दिया। जी। 10 mg जब स्टार्ट किया तो एसिटालोप्राम, तो 20-22 दिन बाद भी मेरा सिम्टम्स वर्क ही रहा। जी। 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 तो ऐसे में उसी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसको ड्रॉप कर दीजिए जी। और प्रोथेडिन फिर से एक बार यूज करिए। जी। और जब प्रोथेडिन से आप कुछ दिन बाद रिलीफ मिल जाएगा, हाँ। तो आप फिर बाद में सिटालोप्राम पे स्विच करिएगा। जी। 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 क्योंकि आपकी स्थिति, मैं जॉब करता था, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था, घबराने लगता था। जी। 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 यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो आपको हमेशा एक प्रोफेशनल डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए। दिलीप जी के केस की अगर बात करें तो ये काफ़ी पुराना है, 28-30 साल से इससे परेशान है। मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं इन्होंने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया होता तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाती। ये इतने लंबे टाइम तक दवाइयाँ नहीं चलती। तो दिलीप जी, अब बताइए कि आपकी अभी दवाई कौन-सी चल रही है या फिर आपने बंद कर दी है दवाई? नहीं, मैं अभी प्रोथेडिन ले रहा हूँ। ओथेडिन ले रहे हैं आप, कितने डोज़ में ले रहे हैं? 50 50 एमजी ले रहे हैं और क्लोनाज़ेपम ले रहे हैं आप? क्लोनाज़ेपम एसओएस बेसिस पे लेता हूँ। क्लोनाज़ेपम एसओएस बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है। कौन-सी गोली आपको ज़्यादा बढ़िया लगी थी? आपको प्रोथेडिन ज़्यादा बढ़िया लगी, एसिटालोप्राम ज़्यादा बढ़िया लगी क्योंकि दोनों दवाई आपने काफ़ी लंबे टाइम तक खाई है। तो सिटालोप्राम ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्यों एसिटालोप्राम से ज़्यादा बेटर लगी आपको? उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कम है, मतलब जी। कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। जी, जी। अभी कोई सिम्पटम्स हैं आपके पहले जैसे? सिम्पटम्स में बहुत रिलीफ है दवा खाने से, बहुत जी, रिलीफ है। रिलीफ पे काफ़ी। अगर तो दवा, ये सब दवा अगर नहीं लिया जाए, जी। पाइथेटिक की दवा, जी। तो बहुत से सिम्टम्स एराइज हो जाएंगे जी। और ठीक जी। से जीना मुश्किल हो जाता है। जी। 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 मैंने ये सब एंजाइटी वगैरह के लिए या बहुत से प्रॉब्लम्स के लिए दोस्तों के सुझाव से जी। मैंने बहुत सा योगा वगैरह किया, जी। और डीप ब्रीथिंग वगैरह बहुत सा फॉलो किया, और जी। होम्योपैथिक भी दवा ली, आयुर्वेदिक भी दवा ली, जी। और बहुत सा अनुलोम विलोम ये सब भी किया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। जी। रिलीफ से जी। जी। ज़्यादा मेडिसिन। जी। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं ना कि हम थोड़ा अच्छी नींद ले लेंगे, हम थोड़ा बाहर घूमने चले जाएँगे, थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे, योग, ध्यान, मेडिटेशन कर लेंगे, जिम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत कम केसेज़ ऐसे होते हैं जो जैसे माइल्ड एंग्ज़ायटी है या माइल्ड डिप्रेशन है, तो वैसे केस डेफ़िनेटली हेल्प करते हैं। लेकिन हेल्प कर, जो सपोर्टिव। जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस होते हैं, जिनकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, उस केस में मेडिकेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि कुछ-कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ मेडिसिन एक ही आपका सहारा बचता है और कोई चीज़ वर्क नहीं करती। तो दिलीप जी, आपकी हिस्ट्री से आपका डायग्नोसिस अगर हम बनाएँ, मुझे नहीं पता गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने आपको आपका डायग्नोसिस, आपकी तकलीफ के बारे में बताया, नहीं बताया था। तो आपको बेसिकली है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ये एक तरीके का एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है कि जहाँ इंसान ज़्यादा कॉन्शियस होता है, ओवरथिंक करता है अपनी हेल्थ को लेके।
जैसे शरीर में कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ हो गई तो वो कंसर्न हो जाएगा, उसकी तरफ उसका पूरा ध्यान चला जाएगा, ओवरथिंक करने लगेगा और एक्सट्रीम रूप दे देगा। जैसे पेट में दर्द हो गया तो उसको लगेगा पेट का कैंसर हो गया, सिर दर्द होगा तो उसको लगेगा ब्रेन का ट्यूमर हो गया, है ना? और उसकी डेथ होने वाली है। तो एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन अबाउट हेल्थ रिलेटेड थॉट्स, इसको कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ये एक तरह का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका पेन है वो इमेजिनरी होता है, पेन एक्चुअल में होता है लेकिन वो निकल के आता है आपके ब्रेन से। आपके पेट की तकलीफ की वजह से नहीं, वो ब्रेन जो है वो ऐसी थॉट प्रोसेस क्रिएट कर देता है, इतना स्ट्रेस लाता है कि आपके पेट में एक्चुअल में सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जो डायग्नोसिस है, वो हो गया सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ठीक है? और जहाँ तक आपकी ट्रीटमेंट का सवाल है, तो ट्रीटमेंट के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आप 28-30 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं। अभी मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि दवाइयाँ बंद होगी या फिर मतलब हम और कम कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आपने जो बताया कि एसिटालोप्राम आपके केस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी और वो बेटर थी। मैं चाहूँगा एज़ अ साइकियाट्रिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा फाइनल डिसीज़न आप पे है कि आप एसिटालोप्राम पे वापस से स्विच करें। 5 मिलीग्राम एसिटालोप्राम आप वापस से स्टार्ट करें और क्लोनाज़ेपाम को एसओएस बेसिस पे रखें। इसका एक रीज़न मैं बताता हूँ। एक चीज़ कि आपकी एज जो है वो अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 50 के अबोव आप च चले गए हैं। अबोव 50 जो टीसीए ग्रुप की मेडिसिन है, जैसे कि प्रोथेडिम, वो कुछ ना कुछ आपको परेशानी दे सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स ला सकती है, जो साइड इफ़ेक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं बताया हूँ। उसके कंपैरिज़न में एसएसआरआई बहुत सेफ दवाई है और एसएसआरआई में भी स्पेशली एसिटालोप्राम काफ़ी सेफ दवाई है और 5 मिलीग्राम काफ़ी लो डोज़ है। तो 5 मिलीग्राम के एसिटालोप्राम आपके केस में अगर आप लंबे टाइम तक भी लें, आप लाइफ टाइम तक भी लें, तो आपकी एंग्ज़ायटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी रखेगी और सिम्पटम्स भी कंट्रोल में रखेगी और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और साइड इफ़ेक्ट भी उसके नहीं लगेंगे। ठीक है जी? ये मेरा रिकमेंडेशन है। आगे आपको जो भी दवाई आपको लेनी है या फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो वो आप अपनी तरीके से ले सकते हैं। ये सिर्फ़ मेरा एक रिकमेंडेशन था। ठीक है जी? आपका कोई क्वेश्चन हो दिलीप जी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये सर कि जो आपने स्विच करने की बात की, तो अभी तो मैं 4 महीने से प्रोथायडिन ले रहा हूँ। जी। तो प्रोथायडिन से मैं क्या डायरेक्ट एसिटालोप्राम पर स्विच कर जाऊँ, उसको छोड़ दूँ, या फिर दोनों एक साथ टेपर्ड ऑफ करना होगा एक? नहीं, ज़्यादातर हम टेपर ऑफ करने के लिए ही रिकमेंड करते हैं ताकि उसके विथड्रॉल सिम्पटम्स ना लगे। जैसे आप 50 मिलीग्राम ले रहे हो, तो आप 25 मिलीग्राम पे स्विच कर दीजिए, हफ्ता 10 दिन 25 पे रहिए और साथ में इंट्रोड्यूस कर ही दीजिए एसिटालोप्राम को, दोनों साथ में जी, लीजिए। जी। तो 5 मिलीग्राम प्लस आप 25 मिलीग्राम पे जाइए, हफ्ता 10 दिन के बाद 25 का 12.5 कर दीजिएगा। उसको और 1 हफ्ते तक लीजिएगा, उसके बाद उसको कंप्लीटली बंद कर दीजिएगा और एसिटालोप्राम 5 पे आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है जी? ओके सर। जी। सर, और एक मेरा क्वेश्चन है सर, इस जी, टाइप का जो एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, जी, जो वो लंबे समय तक लिया जा सकता है, और एक्चुअली में एंटी एंजाइटी ड्रग तो बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की होती है, जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइप का जो दवा ओल्ड और रेजिस्टेंस कर जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग एक्टिंग एंटी एंजाइटी ड्रग लेना चाहिए। तो जी, इस टाइप की जो दवा है, जिससे मल्टीपल सिम्टम्स, सोमेटिक सिम्टम्स जो कंट्रोल हो जाते हैं, जी, 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 जो कि बिना दवाई के पॉसिबल नहीं है। जी, जी। तो ये जो प्रोथैरिन के बाद जो आया है एसिटालोप्राम, इसके बाद भी कोई कोई लेटेस्ट ड्रग है जो इतना मल्टीपल सिम्पटम्स को एक ही ड्रग में कंट्रोल हो जाए? जैसे एसएसआरआई में 6 ग्रुप 6 मेडिसिन्स का ग्रुप है एसएसआरआई और 6 अलग-अलग दवाइयाँ होती हैं। तो उसमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एंग्ज़ायटी में बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, जैसे कि पैरोक्सेटिन, है ना? पैरोक्सेटिन एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, अगर आपको एंग्ज़ायटी भी है, डिप्रेशन भी है और एसिटालोप्राम अगर सूट नहीं कर रही है, तो पैरोक्सेटिन बहुत अच्छा विकल्प है। दूसरा नई दवाइयाँ हैं एसएनआरआई ग्रुप की मेडिसिन। जिसमें वेनिलापेक्सिन और डेसवेनिलापेक्सिन ये नई दवाइयाँ हैं। ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें देती हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके केस में मैं रिकमेंड करूँगा ऑलरेडी आपने एसिटालोप्राम लिया है, वो आपके केस में अच्छा रिज़ल्ट दी थी, तो चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? यस, तो इस यस सर। क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को फिनिश करते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरा तो लाइक सजेशन है, जी, मेरा लोगों से सजेशन है सर, मेरा सजेशन है लोगों से कि जब भी कोई इस टाइप का प्रॉब्लम्स हो, जी, तो आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें और जी, जल्दी से जल्दी ठीक हो। जी, क्योंकि ये सब चीज़ योगा और ये सब से एक्सरसाइज या फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक से उतना
क्योर नहीं होने वाला। जी जी ये एक अच्छे साइकेट्रिक के द्वारा एक सुटेबल मेडिसिन खाने से बहुत जल्दी क्योर होगा और बहुत रिलीफ रहेगा। बिल्कुल और द्वारा बहुत बढ़िया बात करी आपने। थैंक यू सो मच आपका दिलीप जी, आपने इतना वक्त निकाला और आपकी परेशानी, आपके सिम्टम्स, आपकी तकलीफें आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे दिलीप जी, और दो चीज़ें इस वीडियो से हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू हो तो आपको उसके प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर दिलीप जी ने भी ऐसा किया होता तो शायद इतने लंबे टाइम तक उनको दवाई नहीं खानी पड़ती, ट्रीटमेंट उनकी पहले ही क्लोज हो चुकी होती। लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि वो अपने तरीके से दवाई लेंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके दवाई लेंगे, तो 28-30 साल उनके इसमें निकल गए। दूसरी एक चीज़ मैं डॉक्टर से कहना चाहूँगा कि जब आपको पता चल जाता है कि आपके मरीज़ को साइकोलॉजिकल इश्यू है, तो आपको उन्हें रिफ़र कर देना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के पास। कभी-कभी डॉक्टर्स पेशेंट खो देने के डर से पेशेंट को रिफ़र नहीं करते हैं प्रोफ़ेशनल के पास, तो वो पेशेंट के लिए नाइंसाफ़ी जैसा हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास पेशेंट को तुरंत ही भेज देना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।